हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीश सिंह क्लूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूं हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स का हमारे पास जो सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आज हम करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल करेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। सो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमें दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछता है ट्रू फॉल्स करके। तो हमें बताना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट। जो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है और हमारे पास एरिया पे डिपेंड करता है। ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, उसमें हमारे पास बैलेंस कंडीशन क्या होती थी। तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन क्या होती थी, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास P/Q = R/S होता था। जब मेरे पास जो रेजिस्टेंस है इसकी रेशो अगर P/Q = R/S होता था मेरे पास, और जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होती थी वो अगर मेरी जीरो, जो मेरी IG होती थी ये अगर जीरो और P/Q = R/S होता, मेरा जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। हमें क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल मेरे पास जो भी होते हैं, सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है और वायर की उसकी लेंथ कितनी दी हुई है मुझे, 2 मीटर। मेरे पास एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। उसका डायामीटर कितना है, 0.01 मीटर है मेरे पास। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 50 मिली एम्पेयर, मिली ओम। मेरे पास कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, मिली ओम। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है और हमें पूछ क्या रहा है इसमें, आप देख रहे हो हमें पूछ क्या रहा है इसमें, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, R = ρL/A। ये मेरे पास एक रिलेशन होता है। अगर इधर से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालता हूँ तो रो मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, RA/L के। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, आप देख रहे हो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 50 मिली ओम है। अगर इस मिली ओम को मैं अगर ओम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 50 × 10⁻³ ओम आ गया। मैं रेजिस्टेंस की जगह पे कितना पुट कर लूंगा, 50 × 10⁻³ ओम। उसके बाद एरिया में बाद में पुट करता हूँ, सबसे पहले मैं लेंथ पुट कर लेता हूँ। लेंथ मेरे पास कितनी है, जो वायर है मेरे पास, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर लिया। उसके बाद एरिया मेरे पास कितना होगा, एरिया का फार्मूला आपको पता है πr² होता है। तो रफ में आप एरिया निकाल सकते हो, πr²। और आपको पता है r किसके इक्वल होता है, D/2 के। तो मेरे पास कितना आ गया, πd²/4 आ गया। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। उसके बाद डी मेरे पास कितना है, डायमीटर कितना है, 0.01। इसका स्केयर आ गया मेरे पास और नीचे मेरे पास 4 एज इट इज रहा। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको सीधे यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, 22/7 इंटू मेरे पास 0.01 का स्केयर अपॉन में मेरे पास कितना है, 4 है। और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो ये, और सीधे भी कर सकते हो। हमारे पास, मैं सीधे बता देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे कैलकुलेशन करके मैं इसका सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 0.0019। और रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है मेरे पास, ओम मीटर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर सकते हो। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मुझे क्या बोल रहा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। हमें बोल रहा है हमारे पास एक वायर है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर रहेगा 4th। हमारे पास एक वायर है,
मान के चलो ये मेरे पास एक वायर है इस तरह से, इसकी लेंथ मान के चलो हमारे पास कितनी एल है। अगर मैं इस ये वायर है इसकी लेंथ को अगर मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ, कितना कर लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ, मतलब ये मेरे पास एल है लेंथ इसकी, और इसको अगर मैं ट्वाइस एल कर दूँ, डबल कर लूँ। अब ये इसकी रेजिस्टिविटी है मान के चलो कितनी है, रो है। तो जब डबल करोगे तब रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, तो रेजिस्टिविटी तब भी रो ही रहेगी, मतलब रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे पास रेजिस्टिविटी होती है लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो या कम करते हो रेजिस्टिविटी मेरी सेम रहती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर पे डिपेंड करती है। लेंथ पे रेजिस्टिविटी मेरी डिपेंड नहीं करती है, तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 1 मीटर इफ करंट ऑफ 300 मिली एम्पेयर पासिस थ्रू इट। सबसे पहले आप गिवन लिखते चलो, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर रहेगा 4th। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। मेरे को गिवन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम मेरे पास कितना है 1 मिनट। अगर मैं मिनट को सेकंड में चेंज करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 60 सेकंड। उसके बाद और मुझे क्या करंट गिवन है, कितने मेरे पास करंट है 300 मिली एम्पेयर। और अगर मैं मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज करूंगा तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और मेरे पास क्या गिवन है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एन, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। आपने अभी तक करंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है, आई किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टी के। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होती है किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी के। और हमारे पास जो क्यू होता है ये किसके इक्वल होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा था। मेरे पास जो चार्ज होता है ये किसके इक्वल होता है, एन ई के। एन यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टी मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालता हूँ, एन किसके इक्वल आ जाएगा, आई और टी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ई मेरे पास क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट मेरे पास कितनी है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। करंट मेरे पास कितनी है 300 × 10⁻³ अच्छा, टाइम मेरे पास कितना है 60 सेकेंड। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई मेरे पास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये मेरे पास होता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, कैलकुलेटर में कर लेना, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। आपके पास आंसर आएगा 1.125 × 10⁻20 ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास। 1.125 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप हमारे पास अगर कितनी मैं करंट पास करता हूँ 300 मिली एम्पेयर अगर मैं करंट पास करता हूँ, और टाइम कितना है मेरे पास 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। एक बार लाइक ज़रूर कर लेना अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है, और अगर आपका कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इससे पहले मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 6th क्वेश्चन है मेरे पास, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखते चलो। ये मेरे पास 6th क्वेश्चन है। हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है। एक वायर का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 5 ओम दिया हुआ है। उसको हमने स्ट्रेच्ड किया हुआ है, डबल किया हुआ है उसकी ओरिजिनल लेंथ से। तो हमें बोल रहा है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस बताना है। एक वायर को आपने डबल किया, उसकी लेंथ की, एक वायर की लेंथ को आपने डबल किया हुआ है। अब बताना है हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले आपको पता है स्ट्रेच करने से पहले जो मेरे पास रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है आर किसके इक्वल होता है, ρL/A के। स्ट्रेच करने से पहले मेरे पास रेजिस्टेंस आर होगा। तो अब लेट कर लो कि स्ट्रेच करने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, R' होगा। स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस मेरा कितना होगा, R' होगा। आपको पता है रेजिस्टिविटी तो स्ट्रेच करने के बाद भी सेम ही रहेगी। आपने अभी देखा था लेंथ, पिछले क्वेश्चन में अगर लेंथ को मैं डबल करता हूं तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अब मैं रेजिस्टिविटी को मैंने सेम रखा, अब लेंथ भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं तो मैंने लेट कर ली, लेंथ मेरे पास कितनी होगी L' होगी, और एरिया मेरे पास कितना होगा A'। लेंथ को डबल करने के बाद मेरे पास जो न्यू लेंथ L' ले ली मैंने, और एरिया के ले लिया A' ले लिया। और आपको एक चीज बताया, अगर मैंने स्ट्रेच करने से पहले और बाद में जो वॉल्यूम है लेंथ, जो मेरे पास वायर की जो कंडक्टर की वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। मतलब बिफोर जो मेरे पास वॉल्यूम होगी स्ट्रेच करने से पहले और जो स्ट्रेच करने के बाद वॉल्यूम होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ तक आपको पता है। और आपको इतना पता है जो मेरे पास वॉल्यूम होता है ये किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू लेंथ के।
और ये मेरे पास वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी, एरिया इंटू लेंथ के। अच्छा बिफोर, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, और ये मेरे पास हाइट बच गई, हाइट भी एक तरह से लेंथ ही होती है। तो ये मेरे पास स्ट्रेच करने से पहले एरिया मेरे पास कितना था, ए था, लेंथ कितनी थी, एल थी। स्ट्रेच करने के बाद एरिया मेरे पास कितना होगा, ए डैश होगा, लेंथ कितनी होगी, एल डैश होगी। इस तरह से मैंने कर दिया। अब ये ए मैं एज इट इज रखूंगा, एल एज इट इज रखूंगा, ए डैश एज इट इज रखूंगा। एल डैश मेरे पास जब मैंने वायर को डबल किया, जब वायर को स्ट्रेच किया तो डबल कर दिया, एल डैश मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास पहले लेंथ एल थी तो अगर डबल करोगे तो ट्वाइस एल हो जाएगा। मतलब मैं इधर लिख सकता हूँ एल डैश किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, ट्वाइस एल के। और यहाँ से अगर मैं ए, यहाँ से एल से एल काट देता हूँ अगर मैं, तो ए डैश मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपन 2 के। तो एरिया जो मेरे पास न्यू एरिया आएगा स्ट्रेच करने का, वो ए अपन 2 आएगा। अब ए डैश की वैल्यू मैं ए अपन 2 यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसको आप दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो। ए डैश की वैल्यू ए अपन 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो आर डैश मेरे पास किसके इक्वल आएगा, रो मेरा एज इट इज रहेगा। एल डैश किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस एल के हो गया। अच्छा ए डैश किसके इक्वल है, ए अपन ट्वाइस के, ए अपन 2 के। अगर मैं इस 2 को ऊपर लाता हूँ तो 2 इंटू 2 मेरे पास कितना हो गया, 4, वो 4 मैंने बाहर लिख लिया। और रो एल अपन ए मैंने एज इट इज लिख लिया, रो एल अपन ए मैंने एज इट इज लिख लिया। और आपको पता है रो एल अपन ए किसके इक्वल है, रो एल अपन ए किसके इक्वल है, आर के। तो मेरे पास आ गया 4R। जो मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस आया वो कितना है, 4 टाइम्स आया मेरे पास जितना पहले था। और पहले रेजिस्टेंस मेरा कितना था, R मेरे पास किसके इक्वल है, 5 ओम के। तो मैं R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा 5, विच इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 20 ओम आ गया। तो मतलब जब आपने लेंथ को डबल किया तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। सो गाइस मेरे पास 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 volt is applied across a conductor of resistance 15 ohm. Calculate the number of electrons flowing through it in 1 second. Charge of electron हमें दिया हुआ है। अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, या पोटेंशियल कितना दिया हुआ मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस में V से डिनोट करता हूँ, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। और जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, रेजिस्टेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है, 15 ओम। रेजिस्टेंस मेरे पास 15 ओम है। तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। और मुझे निकालना क्या है, एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास जो करंट होती है वो किसकी इक्वल होती है, चार्ज अपॉन टी के। और जो मेरे पास चार्ज होता है ये किसके इक्वल होता है, एन ई के। क्यू होता है किसके इक्वल होता है, एन ई के। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। उसके बाद ये मेरे पास आ गया आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी। और आपको ओम्स लॉ से बताया हमारे पास वी किसके इक्वल होता है, आई आर के। तो यहाँ से आई किसके इक्वल हो गया, वी अपॉन आर के। ये आपने ओम्स लॉ से आपको पता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, आई मेरे पास एन ई अपॉन टी है और आई मेरे पास वी अपॉन आर के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशन भी आपस में, ये दोनों हमारे पास तो ये मेरे पास एन ई अपॉन टी किसके इक्वल होगा, वी अपॉन अब मेरे पास जो एन ई अपॉन टी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी अपॉन आर के। जो मेरे पास एन ई अपॉन टी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। एन ई अपॉन टी मेरे पास किसके इक्वल आ गया, वी अपॉन आर के। और मुझे तो यहाँ से एन निकालना था, मैं एन को एक साइड में लिख लेता हूँ और बाकी सारी मेरे पास टाइम और मेरे पास जो चार्ज है इसको मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। टी यहाँ पे डिवाइड में वहाँ वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ई मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर लूँगा। टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो मैं 1 सेकेंड यहाँ पे पुट कर लूँगा। उसके बाद सो गाइस अब मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 3 था। उसके बाद
मेरे पास टाइम कितना था 1 सेकंड था, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे पास कितनी 15 ओम है, तो मैं रेजिस्टेंस की 15 ओम वैल्यू पुट कर लूंगा यहाँ पे। और मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है मेरे पास, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मेरे पास होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 3 1 जा 3 5 जा, बाकी अगर कैलकुलेशन करते हो मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो मेरे पास जो सीधे आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ 12.5 इंटू 10⁸8 इलेक्ट्रॉन्स। सो गाइस मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, इसमें मेरे पास अभी हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, तो ये मेरे पास 8th क्वेश्चन रहेगा, ये मेरे पास 8th क्वेश्चन रहेगा। इसमें मुझे क्या बोल रहा है, इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ ईएमएफ, हमें ईएमएफ दिया हुआ है, कितना ईएमएफ दिया हुआ है, मैं ईएमएफ को ई से डिनोट कर लेता हूँ, ईएमएफ कितना दिया 1.25 वोल्ट, इतना ईएमएफ दिया हुआ है। और मेरे पास बैलेंस पॉइंट, जब मेरे पास ईएमएफ इतना तब मेरे पास बैलेंस पॉइंट L1 से डिनोट कर रहा है, मेरे पास कितना बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 35 सेंटीमीटर पे, बैलेंस पॉइंट मेरे पास कहाँ आ रहा है 35 सेंटीमीटर पे। फिर अब मैंने क्या किया, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, अगर मैं इस सेल को, जो मेरे पास सेल है इसका ईएमएफ कितना है 1.25, अगर इसको रिप्लेस करके मैं दूसरा सेल ले लेता हूँ, मान के चलो वो हमारे पास दूसरा सेल क्या है, उसका ईएमएफ कितना E2 है, तब मेरे पास बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 63 सेंटीमीटर पे। तो मेरे पास बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 63 सेंटीमीटर पे। तो मुझे बोल रहा है आप सेकंड सेल का ईएमएफ निकालो। आपने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन में E1 अपॉन E2 मेरे पास किसके इक्वल होता है L1 अपॉन L2 के। और हमारे पास अगर मैं E1 को, अगर मैं E2 को राइट हैंड साइड में भेज दूं तो मेरे पास क्या आएगा L1 अपॉन L2 इंटू E2। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ सारी, L1 और L2 की वैल्यू और E2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, L1 मेरे पास कितना है 35, L2 मेरे पास कितना है 63, E2 मेरे पास कितना है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास मुझे E2 निकालना था, तो मैं इस तरह से इसको करूँगा, यहाँ पे मेरे पास E2 मुझे निकालना है, तो L2 ऊपर आ जाएगा और L1 मेरे पास नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे E1 है, ये वैल्यू मेरे पास 63 ऊपर आ जाएगी, और मेरे पास जो वैल्यू 63 है ये ऊपर आएगी, क्योंकि L2 मेरे पास 63 है, L1 कितना है 35 है, और E1 मेरे पास कितना है 1.25 है, 1.25 है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं सीधे आंसर बताता हूँ 2.25 वोल्ट आएगा, 2.25 वोल्ट। जो मेरे पास सेकंड सेल होगा, जब मैंने फर्स्ट सेल को रिप्लेस किया सेकंड सेल के साथ, उसका ईएमएफ कितना आ जाएगा 2.25 वोल्ट आ जाएगा। सो गाइस मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, 9th क्वेश्चन है ये। 9th क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, ये 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सोर्स। सबसे पहले हमारे पास जो एक बल्ब है, हमारे पास सबसे पहले पावर मैं लिख रहा हूँ, पावर मेरे पास दी हुई है 100 वाट, पोटेंशियल मेरे पास कितना है, वोल्टेज मेरे पास कितनी है 220 वोल्ट। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस बल्ब को क्या किया 100 वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया। मैंने बल्ब को क्या किया 100 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, उसको मैंने वोल्टेज उसके ले ली V2 से डिनोट कर लिया। तो मेरे पास V2 कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट सोर्स। तो हमें बोल रहा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। सबसे पहले आपको पता है एक रिलेशन आपने पढ़ा हो, पावर किसके इक्वल होता है V² के। पावर मेरे पास किसके इक्वल होता है V² के। सबसे पहले मैं जो पावर निकालूंगा, ये मैं पावर, सबसे पहले मैं अगर यहाँ से अगर मैं R को इस तरफ ले जाऊँ, V² पावर को मैं इस तरफ अगर ले आऊँ, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ, फिर मेरी पावर निकल जाएगा। रेजिस्टेंस मैं V² लिखूंगा और V1² ये V1 मेरे पास क्या है ऑपरेटिंग वोल्टेज है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसकी 220 का स्क्वायर पावर मेरे पास कितनी है 100 वाट है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 484। इसको अगर सॉल्व करते हो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 484। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 484 ओम। अब मुझे निकालनी है, जब मैंने बल्ब को 100 सोर्स
के साथ कनेक्ट किया, 100 वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तब मेरे पास पावर कितनी आएगी? तो पावर अगेन मेरे पास फार्मूला क्या रहेगा, V²/R। यहाँ पे मैं वोल्टेज मेरी सोर्स कितने मेरे पास 100 है, सोर्स की वोल्टेज मेरे पास कितनी है 100 है, और रेजिस्टेंस मेरे पास कितना 484 है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेना कैलकुलेटर में तो हमारे पास आएगा 20.66 वाट आ जाएगी मेरे पास पावर। मेरे पास पावर कितनी आ जाएगी 20.66 वाट आ जाएगी। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये 1 मार्क्स में आपको पूछा एग्जाम में, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द, जो हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है ये किस लॉ पे बेस्ड है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। उसके बाद हमें पूछा है जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का वो कितना होता है, जो मेरे पास रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का वो कितना होता है मेरे पास इन्फिनाइट होता है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमीटर का वो मेरे पास कितना होता है, वो 0 होता है मेरे पास। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पूछ लेना। और साथ में मैं आपको बता दूं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो हाई एम्स ट्यूटोरियल नाम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हाई एम्स ट्यूटोरियल नाम से, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हाई एम्स ट्यूटोरियल नाम से ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू।